हाय गाइस, मैं सर्बिया पहुंच गया हूँ और अभी मैं फ़िलहाल सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में हूँ। मैं सर्बिया बेलग्रेड के निकोला टेस्ला एयरपोर्ट पे लैंड किया था और उसके बाद मैं डायरेक्ट अपने होटल पहुंचा कल। और आज मैं निकला हूँ व्लॉगिंग के लिए। कल काफ़ी टायरिंग हो गया था तो मैं काफ़ी रेस्ट ले रहा था, इवनिंग तक मैं सोता था और रात को जाके ही मुझे थोड़ा बहुत होश आया। मैंने कैमराज वगैरह अपने चेक किए, बैटरीज चेक की और आज मैं फ़िलहाल निकला हूँ व्लॉगिंग के लिए। और अभी मैं यहाँ के एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल जो जगह है वो है कैलमैडगन फोर्ट, मैं वहाँ पर हूँ। और इस फोर्ट की ख़ास बात ये है कि यहाँ से काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं। एक तो यहाँ पर सावर रिवर और जो डैन्यूब रिवर है उनका कॉन्फ्लुएंस मिलन होता है, उसके व्यूज़ हैं। ऊपर से ज़ू के व्यूज़ आते हैं और सिटी के आप व्यू देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। और अभी भी आप देख सकते हैं कितना विंडी है, कितनी तेज़ तूफान टाइप आया हुआ है। तब आई एम सीरियसली अमेज्ड। और यहाँ पर जगह जगह पे स्टैचूज़ बने हुए हैं, इंफॉर्मेशन पोर्टल्स हैं। आई गेस वहाँ चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा एक वेंटेज पॉइंट मुझे लग रहा है जहाँ से काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं। बाकी मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन सिटी का बहुत ही अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छे लोग लगे मुझे। एक बात मैंने नोटिस की कि स्ट्रीट्स पे डॉग्स जो है विदाउट लीश घूम रहे हैं, पर इट्स फाइन कि दे है ऑल्सो हैव फ्रीडम कि जहाँ वो जाएँ रोम कर सकते हैं। ऑल्दो जो उनके ओनर्स हैं वो काफ़ी अच्छी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि दे डोंट एंगेज विद एनी स्ट्रेंजर्स और एनीथिंग, किसी को बॉदर ना करे। या इट्स गुड। और अभी मैं एक वेंटेज पॉइंट पे आ गया हूँ और आई थिंक यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिखेंगे जो मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। सो एक कॉर्नर पे पहुँचते हैं। आई थिंक दिस इज़ गुड। यस। सो अब मेरे पीछे सारा देख सकते हैं। आई मीन इट्स लुकिंग अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग। वहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो जो मेरे पीछे है ये सैवा रिवर आ रही है। मैंने आपसे जैसे कहा था कि तूफान नहीं आ रहा है और मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट। भाई मेरे कैमरे को कुछ मत करना। और इस साइड डैन्यूब रिवर है और इन दोनों का जो बीच में मिलन हो रहा है वो फॉग आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसकी मैं अलग से काफ़ी सारी पिक्स लेने वाला हूँ जिससे आपको थोड़ा एक बेटर व्यू मिलेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ है। लेट्स टेक अ वॉक, थोड़ा आगे चल के देखते हैं। ये कुछ जगह अच्छी लग रही है। मैं अपने ग्लव्स के मिट्स पहन लेता हूँ, काफ़ी ठंड हो गई है। और यहाँ पर जैसे कि मोस्टली यूरोपियन सिटीज़ में होता है कि कोई भी जाल वाल होता है वहाँ पर लॉक्स वगैरह लोग लगा देते हैं कुछ अपनी विश मांग के, तो यहाँ भी वही सीन लोगों ने किया हुआ है। इट्स गुड यार, चिली है बट मज़ा आ रहा है काफ़ी यहाँ। आइए उस साइड चलते हैं। बारिश भी मेरे ख्याल से थोड़ी तेज़ हो गई है, हो सकता है मुझे थोड़ी देर में यहाँ पर व्लॉगिंग बंद करके दूसरी जगह स्ट्रीट पे जाना पड़े। हाँ, यहाँ से आपको कुछ अच्छे व्यूज दिख सकते हैं। तो नाइस ना। मैं थोड़ी देर आई गेस कैमरा बंद कर लेता हूँ क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। ओके। तो अभी का आलम ये है कि बारिश काफ़ी ज़ोर से हो रही है, ज़ोर शोर से हो रही है। एंड बीच में मुझे लगा था कि मैं थोड़ी देर वॉक करूं तो मे बी थोड़ी बारिश कम हो जाए तो मैं फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करूं, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत बारिश तो होती ही रहेगी। सो करते हैं व्लॉगिंग यार, मतलब बातचीत आपसे तो करता ही रहता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे आके एक म्यूज़ियम के पीछे खड़ा हुआ बैक साइड पे। यहाँ पर थोड़ा बेलग्रेड का रिवर फ्रंट आपको दिख रहा है और जो मैं कन्फ्लुएंस जो मिलन की बात कर रहा था, सावा और डैन्यूब रिवर यहाँ पर थोड़ा क्लियरली दिखता है। मेरे पीछे एक स्टैचू भी दिख रहा होगा आपको। एंड अब मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि हाउ, मतलब मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। सर्बिया, वाई सर्बिया एक्चुअली। मेरा जो प्लान था इस साल दिसंबर में ट्रिप का, वो 3-4 कंट्रीज़ मैंने शॉर्टलिस्ट की थी। जो प्राइमरी मेरा प्लान था वो था लास्ट ईयर का मोस्टली रिपीट करना, वियना, साल्जबर्ग एंड ट्रोम्सो।
तो उसके लिए मैंने ट्रॉम्सो की मोस्टली बुकिंग भी करा दी थी। वियना का भी मुझे क्लियर था कि कहाँ पर रुकना है, क्या कैसे प्ले अराउंड करना है, क्योंकि मैं पहले जा चुका था तो मोस्टली चीज़ें क्लियर थी। तो उसके बाद जैसे चीज़ें टर्न अप हुई, कोविड आया, उससे लॉकडाउन हुआ, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हो गई, तो आई न्यू कि ये प्लान तो इट वॉन्ट वर्क आउट। तो बुकिंग जो थी, मैंने फ़्लाइट बुकिंग्स नहीं कराई थी थैंकफुली। तो जो होटल बुकिंग्स थी वो तो ऑब्वियसली मैंने कैंसिल कर दी। तो बाकी जो मेरा प्लान बना फिर यूके का बना, क्योंकि यूके का आई न्यू कि एक कंट्री है वहाँ पर टूरिज़्म जुलाई अगस्त तक ओपन हो गया था, और वहाँ पर मुझे हाइडे पार्क की जो विंटर्स कार्निवल है वहाँ पर मुझे जाना था। इट वाज ऑन माय लिस्ट, तो मेरा काफ़ी मन था वहाँ जाने का। तो उसके लिए मैंने वीज़ा प्रोसेस भी अपना स्टार्ट कर दिया था। आई वॉज़ वेरी गेम कि मैं यूके जाऊँ और 1-1.5 महीना वहाँ पर स्पेंड करूँ, ब्लॉगिंग वगैरह करूँ, किसका सेलिब्रेशंस वगैरह सब देखूँ। बट एज थिंग्स टर्न आउट, नवंबर 1 से वहाँ पर भी एक लॉकडाउन लग गया 1 मंथ का, एंड उसके साथ साथ वहाँ पर अराइवल पे 14 डेज़ का मैंडेटरी क्वारंटीन है जो आपको लेना होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम द कोविड टेस्ट जो फ्लाइट बोर्डिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो तो थी। तो इट वाज लाइक कि मेजर टर्न ऑफ हो गया मेरे लिए, क्योंकि 1 महीने का मुझे वहाँ पर रहने का स्टे का मेरा प्लान था, और 15 दिन अगर मैं क्वारंटीन में लगा रहा हूँ तो इट डजंट मेक सेंस। तो फिर मैंने यूके को ड्रॉप कर दिया अपना प्लान। इसके बाद मेरा प्लान बना यूएस जाने का, बट ऑब्वियसली यूएस का वीज़ा प्रोसेस जो है उन्होंने क्लोज़ करा हुआ था एम्बेसी ने, तो दैट ऑल्सो डिडंट वर्क आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑप्शन बचे थे, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ने अपनी टूरिज़्म ओपन कर दिए थे, एंड सर्बिया वाज वन ऑफ देम। इसके अलावा दुबई एंड मालदीव्स वर देयर, बट मालदीव्स और दुबई का मेन जो टेम्परेचर है वो काफ़ी मॉडरेट है, विच आई डिडंट लाइक। मुझे थोड़ा विंटरी फील, क्रिसमसी फील चाहिए था, तो दे वर ऑल्सो आउट। तो जो लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचा था, बट आई वोंट से कि मेरी लिस्ट में नहीं था सर्बिया, बट या मतलब जो ऑब्वियस ऑप्शन बचा था वो सर्बिया था, सो दैट्स वाई आई चूज़ सर्बिया। और इसके अलावा मतलब एक बार चूज़ करना इज़ वन थिंग, इसके अलावा जो यहाँ तक पहुँचने की जो कॉम्प्लिकेशन थी दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। तो नेक्स्ट आगे मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। सो सीन चेंज हो गया, मैं घूम के थोड़ी सी दूसरे लोकेशन पे आ गया हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ सो नेचर जो है और मेरे लिए काइंड होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ इस साइड पे काफ़ी बादल कम हो गए हैं। अभी भी थोड़ा उस साइड पे हैं बादल, बट आई होप दोबारा इतनी तेज़ बारिश ना हो, मैं थोड़ी देर और ब्लॉग कर लूँ चैन से। ओके, सो मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पर आपको पूरा ये रिवर फ्रंट यहाँ पर दिख रहा है, काफ़ी सारी याचेस, बोट्स काफ़ी पार्कड हैं। तो जनरली इतनी विंटी सीज़न में तो ये नहीं चलती हैं, बट ड्यूरिंग द समर टाइम यहाँ पर काफ़ी बोट टूर्स होते हैं सावर रिवर और डनबे रिवर के। तो ये भी मेरी लिस्ट में था, मैंने काफ़ी बोट ऑपरेटर से बात भी की थी, बट दे ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि अगर विंडी नहीं है तो मे बी के दे कैन गिव मी अ टूर। और थोड़ा अगर आप पीछे देखें तो वहाँ पर आपको एडा ब्रिज दिखेगा, दैट इज़ ऑल्सो ऑन माई लिस्ट। मैं वहाँ जाके 1-2 पिक्स वगैरह भी लेने वाला हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू कि मैं सर्बिया के बारे में बात कर रहा था, वाई सर्बिया, वो मैंने आपको डिस्कस किया। सो यहाँ पर पहुँचे कैसे? सर्बिया की पहुँचने के लिए यहाँ पर कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, सो ट्रांजिट इज़ दी ओनली ऑप्शन। तो ट्रांजिट करने के लिए आपके पास जो कंट्री हैं वो मिडल ईस्ट में हैं ऑप्शंस, क्योंकि एक रूट, एक लॉजिकल रूट वही बनता है। इसके अलावा अगर आप दूसरा ऑप्शन देखें तो यूरोप एक ऑप्शन है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। एंड जो ऑप्शंस अभी कोविड टाइम में जो मेरे पास थे उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शंस 2 थे मेरे पास, दुबई एंड मालदीव्स। बाकी सारे ऑप्शन इसलिए रिजेक्ट हो गए क्योंकि उनकी ट्रांजिट के लिए वीज़ा चाहिए था, उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा भी ओपन नहीं किए थे, सो वो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गए थे। एंड इसके अलावा मालदीव्स में एक प्रॉब्लम ये थी कि मालदीव्स से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी सर्बिया के लिए, तो मुझे एक और ट्रांजिट पॉइंट लेना होता, तो डबल ट्रांजिट हो जाते, फिर उसकी भी अलग वीज़ा इशूज़ होते, लगेज ट्रांसफ़र इशूज़ होते। तो और सेकेंडली फ़्लाइट्स होती काफ़ी कॉस्टली थी थ्रू मालदीव्स, तो इसलिए वो ऑप्शन मैंने अवॉइड कर। तो जो फाइनल ऑप्शन मेरे पास बचा वो था दुबई का। वहीं से मुझे लेना था ट्रांजिट सर्बिया पहुँचने के लिए, क्योंकि कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, एंड इट वाज दी ओनली ऑप्शन कि मैं वीज़ा फ्री रह के यहाँ तक पहुँच सकूँ, क्योंकि जैसा आपको मोस्टली पता होगा कि दुबई में
ट्रांजिट फ्री 24 आवर्स सारे टूरिस्ट को मिलता है। तो विदाउट एनी वीज़ा रिक्वायरमेंट 24 आवर्स तक आप ट्रांजिट एरिया में रह के अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकते हैं। सो दिस वाज दी माई गेम प्लान कि मैं ऐसे करके वहाँ पर जाऊँ। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद और चीज़ें सामने आई कि दुबई की जो फ़्लाइट है वो इंडिया का एज ए ट्रैवल बबल है जिसके थ्रू ऑपरेट हो रही है। ट्रैवल बबल एज इन की जो यहाँ से पैसेंजर है उसकी फाइनल डेस्टिनेशन दुबई ही हो, एंड दुबई से डायरेक्ट वो इंडिया आएगा, किसी भी पॉइंट पर ट्रांजिट नहीं कर सकता। सो एक तरह से जो मेरा प्लान था वो तो ऑफ हो गया, क्योंकि आई वाज प्लानिंग टू ट्रांजिट। बट सीन ये था कि अगर आप इंडिया में बात करें कि इंडिया में बताएं कि मैं डायरेक्ट दुबई जा रहा हूँ, और दुबई में अगर आप ट्रांजिट एरिया में और वहाँ से अगर आप कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे हैं, सो नोबडी स्टॉपिंग यू एट दुबई। देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ लाइक कि ट्रैवल बबल है कि आप यहाँ से कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं ले सकते। तो मेरे लिए ये पॉजिटिव था। ये चीज़ मैंने काफ़ी एयरलाइन से बात की, दे डिसअलाउड कि ऐसा नहीं हो सकता। बट और मेरे फ्रेंड से और ब्लॉगर्स से मैंने उनको देखा, तो दे ऑल्सो रीच सर्बिया थ्रू दिस रूट ओनली। तो यही सोचते हुए मैंने एक थोड़ा सा रिस्क लिया और सोचा कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। इसके बाद फिर मैंने टूर, अगर मुझे दुबई अपना डेस्टिनेशन दिखाना है तो उसके लिए मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स मीट करनी थी। जैसे एक तो मुझे दुबई का वीज़ा चाहिए, वीज़ा ठीक है, और उसके अलावा रिटर्न टिकट्स चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं दुबई वीज़ा के साथ इसकी आपको बात करूँगा। और इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सर्बिया मतलब सर्बिया एक डेस्टिनेशन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली इन द शेंगेन एरिया, शेंगेन रीजन का पार्ट नहीं है। तो दैट इज़ अ बिट डाउन साइड सर्बिया के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स हैं वो सर्बिया को नहीं मिल पाते। तो एक मेजरली टूरिज़्म के लिए भी एक पॉइंट से नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि मोस्टली टूरिस्ट को यहाँ पर सेपरेटली वीज़ा लेना होता है। तो दे जनरली मतलब काफ़ी 3-4 साल से इसी वजह से इतना टूरिज़्म नहीं आया है। बट कुछ टाइम से यहाँ पर पिकअप हो रहा है टूरिज़्म, और धीरे धीरे इट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी द मेन स्ट्रीम यूरोप। और सेकेंडली इसके साथ अब मैं आपको बताऊँगा कि जो बेलग्रेड है, जो यहाँ पर सर्बिया की कैपिटल है, इट इज़ लाइक ए कॉन्टीन्यूस सिटी। 7000 साल से ये सिटी कॉन्टीन्यूस है, मतलब इट हैज़ एग्जिस्टेड इन द हिस्ट्री। काफ़ी सारे रूलर्स ने यहाँ पर रूल किया, जैसे ऑटोमन से, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट रूल यहाँ पर रहा है, और उसके बाद अब डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर चल रही है। तो काफ़ी एक हिस्टोरिक ब्लेंड है, प्लस एक मॉडर्नाइजेशन भी है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एक न्यू बेलग्रेड यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है, जो कि काफ़ी मॉडर्नाइज है और एक एट पार है किसी भी यूरोपियन सिटी के लिए, किसी के हिसाब से। अगर मैं आपसे बात करूँ वाई सर्बिया ही क्यों, और वाई हाउ इज़ इट गुड फॉर अस इंडियंस। सर्बिया की सबसे बेनिफिट बात इंडियंस के लिए ये है कि यहाँ पर आपको 30 डेज़ का वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। दैट मीन्स कि आपको कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही वीज़ा ऑन अराइवल है। दैट इज़ मोस्टली डन इन दुबई और बैंकॉक और मालदीव जैसे वीज़ा ऑन अराइवल होता है, जहाँ पर आपको पैसे देके ऑन अराइवल आप वीज़ा ले सकते हैं। वैसे सिस्टम नहीं है, देयर इज़ नो वीज़ा रिक्वायरमेंट। तो आप 30 डेज़ के लिए विदाउट एनी वीज़ा यहाँ पर एज ए टूरिस्ट आ सकते हैं, एज ए बिजनेस पर्पसेस के लिए भी आ सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप एक वैलिड यूएस वीज़ा होल्ड कर रहे हैं या शेंगेन वीज़ा होल्ड कर रहे हैं जो वैलिड हो, तो आपको 3 मंथ का वीज़ा फ्री स्टे मिल जाता है। बट मेरे केस में मेरे पास यूएस वीज़ा नहीं था, तो मैं आप 3 मंथ्स का लिए स्टे नहीं कर रहा हूँ। ऑल्दो मैं प्रेफर करूँगा कि एक बार यूएस वीज़ा आ जाए तो मैं 3 मंथ्स के लिए ज़रूर आऊँ। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 महीना भी रुकने वाला हूँ। तो बाकी जो इंडियंस लोग हैं जो यहाँ पर एक यूरोप की फील लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा रिक्वायरमेंट। तो एक ये काफ़ी प्लस पॉइंट है सर्बिया बेलग्रेड के लिए। एंड बेलग्रेड इटसेल्फ की यहाँ पर एक लैंडलॉक्ड रीजन है जो सर्बिया कंट्री है। इसके चारों तरफ काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑल्दो अभी कोविड की वजह से काफ़ी सारी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस है, वीज़ा रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी, मीट नहीं कर पाएंगे आप। बट आफ्टरवर्ड जब समर टाइम हो या दूसरा जब ये ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो जाए, देन यू कैन थिंक अबाउट कि यहाँ पर आके आप सारा एक बाल्कन्स रीजन जो एक 6-7 कंट्रीज़ का, एक क्रोएशिया, बल्गेरिया, रोमानिया, बॉस्निया, मोंटेनेग्रो एंड हंगरी, जो कि सारे नियर बाय हैं बेलग्रेड के, आप यहाँ से विजिट कर सकें। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं और काफ़ी सारा एक यूरोप का पार्ट देखना चाहते हैं, तो बेलग्रेड सर्बिया इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। हाय, फिर से मैंने लोकेशन चेंज कर दी है। अब थोड़ा मैं नीचे की साइड आ गया हूँ फोर्ट की, तो यहाँ से आपको
आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, आपको वो बिल्डिंग दिख रही होगी, म्यूजियम टाइप की बिल्डिंग थी। एंड सेकेंडली आपको इस साइड से आई गेस वो स्टैचू दिखेगा। लेट मी जस्ट पैन। हाँ, ये स्टैचू है, अभी यहाँ पर खड़ा हुआ था। इसके बाद मैं नीचे उतर के यहाँ पर आ गया हूँ, तो यहाँ पर और आई एम मोर क्लोजर टू द रिवर। तो ये पीछे स्ट्रक्चर आई गेस ये लाइट हाउस टाइप है। यहाँ पर आप लाइट वगैरह जला के इंडिकेशन वगैरह के लिए आप यूज़ करते होंगे पुराने ज़माने में। एंड क्योंकि ये फोर्ट काफ़ी पुराना है, यहाँ पर काफ़ी सारे पर्पसेस सॉल्व करता था। यहाँ पर एज ए छोटा एक टाउन भी था, एक मिलिट्री के लिए आप एक स्टोरेज भी आप बनाते थे यहाँ पर, तो काफ़ी सारे पर्पसेस सॉल्व करता था। तो जो काफ़ी स्ट्रक्चर्स हैं वो यूटिलिटीज़ वाइज बनाए हुए हैं। मे बी वो आज यूज़फुल ना हो, लेकिन उस टाइम पे वो काफ़ी यूज़फुल थे। सो लेट्स कंटिन्यू कि दुबई वीज़ा के बारे में जो मैं बात कर रहा था आपसे, दुबई वीज़ा हाउ द प्रोसेस वाज और मैंने कैसे वो वीज़ा लिया। तो दुबई वीज़ा बहुत ही इजी प्रोसेस है। उनका एक ई वीज़ा का प्रोसेस होता है जिसमें पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। कोई पासपोर्ट पे स्टैंपिंग नहीं होती है, कोई आपका पासपोर्ट ब्लॉक नहीं होता है, आपको कहीं विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट किसी भी जो मिडल एजेंट्स हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं। उससे जो वीज़ा की फ़ीस होती है वो आपकी लगती है, कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं एंड दैट्स इट। आपका दो ऑप्शंस हैं वीज़ा के लिए एक्चुअली उनके, एक एक्सप्रेस कैटेगरी है, एक नॉर्मल कैटेगरी है। जो मैंने अप्लाई किया था वो नॉर्मल कैटेगरी में किया था, वो 2 दिन में आ गया था। जो एक्सप्रेस कैटेगरी है वो थोड़ा और जल्दी के लिए है, 1 या 2 दिन के लिए। बट आई गेस अभी कोविड की वजह से काफ़ी कम रश है, इसलिए मेरे वीज़ा में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और जल्दी आ गया। जनरली इट कैन टेक अप टू 4 to 5 वर्किंग डेज। एज़ जो मुझे मिडल जो मेरा एजेंट था उसने मुझे इन्फॉर्म किया। इसके अलावा मैंने एजेंट के थ्रू ही अपना इंश्योरेंस करवा लिया था, बिकॉज कोविड वगैरह का जो इंक्लूजन था तो दे टुक केयर ऑफ इट, और उन्होंने ही पूरा उसमें इंक्लूड करके मेरे को एक फाइनल इंश्योरेंस दे दिया था। तो आई पेड लाइक 7200 फॉर 30 days दुबई वीज़ा विच हैड अ वैलिडिटी ऑफ 60 days। इसके अलावा जो ऑप्शन था एक 90 days वीज़ा के लिए भी था, उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 3 times थी। 18,000 जो थी उसकी कॉस्ट थी, क्योंकि वीज़ा की कॉस्ट 6,000 है तो उसकी कॉस्ट 18,000 के अराउंड थी। बट उसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड थी एंड मे बी उसमें सस्पिशंस रेज हो सकते थे कि इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए टूरिज़्म क्यों चाहिए। तो इसलिए मैंने वो ऑप्ट नहीं किया और मैंने सिंपली 30 days का अपना टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, जिसमें मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड था। मुझे डॉक्यूमेंट्स के नाम पे सिर्फ अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ देनी थी वाइट बैकग्राउंड के साथ, और इंश्योरेंस की कॉपी उन्हें दिखानी थी जो मेरे एजेंट ने मेरे लिए करा दी थी। एक पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक की कॉपी देनी थी, और इसके साथ साथ जो वीज़ा की फ़ीस थी वो थी जो मेरे एजेंट ने कराई दी थी। इसके अलावा मेरे को जो 2 चीज़ें एक्स्ट्रा उन्होंने बोली वो थी एक पैन कार्ड की कॉपी प्लस एक आधार कार्ड। दैट वाज फाइन, वो मैंने दे दी थी। और इसके बाद मेरे ईमेल पे ही मेरे को वीज़ा रिसीव हो गया था। दैट वाज इट। और इसके बाद जो मेरा प्रोसेस था नेक्स्ट वो ये था कि मुझे यहाँ से बोर्डिंग के लिए जो एंट्री रिक्वायरमेंट थी एयरलाइंस की वो मीट करनी थी। तो उसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि रिटर्न फ़्लाइट मैंने डिफरेंट जिस कैरियर से मैं जा रहा था उसके सेपरेट एक कैरियर से मैंने बुक करी थी, क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज से लगेज से रिलेटेड जिसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ उसकी वजह से मुझे फ़्लाइट डिफरेंट बुक करनी पड़ी थी। तो मैंने 30 days अपार्ट रखते हुए, यानी 5 दिसंबर को मेरा यहाँ से डिपार्चर था फ्रॉम दिल्ली, एंड जो मेरा अराइवल था वो था 3 जनवरी को। तो उसी हिसाब से मैंने 30 days का रखते हुए अपनी एक रिटर्न फ़्लाइट बुक करा ली फ्रॉम एमिरेट्स। तो रिटर्न फ़्लाइट हो गई, यहाँ से मैंने सारा बुक करी थी फ्रॉम दिल्ली टू दुबई के लिए। उसके बारे में भी डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि मैंने फ़्लाइट कैसे चूज़ की। तो रिटर्न फ़्लाइट हो गई, वीज़ा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और इसके बाद मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि मेरे पास कोविड टेस्ट होना चाहिए। कोविड टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि दुबई में एंट्री के लिए आपको 96 आवर्स का प्रायर जो है सैंपल लिया हुआ होना चाहिए। जब आप डिपार्चर करने वाले हैं उसके 96 आवर्स प्रायर तक आपका सैंपल लिया होना चाहिए, और उसकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट आपको चाहिए बोर्डिंग के लिए, प्लस जो मैंने अभी चीज़ें डिस्कस की वो चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने अरेंज कर ली थी एंड द बोर्डिंग वाज स्मूथ। बोर्डिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद जो मेरा एक इशू बच रहा था वो था लगेज का जो मुझे इशू फिगर आउट करना था, क्योंकि यहाँ से मैं इंडिया की साइड से जो मेरी फ़्लाइट है उसको मैं बोल रहा हूँ कि मैं दुबई जा रहा हूँ, राइट।
तो दुबई में अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं उनको नहीं बोल सकता कि मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट में मेरा लगेज थ्रू चेक इन कर दे। और मैं कोई एमिरेट्स के थ्रू यहाँ से दिल्ली से दुबई बुक नहीं कर सकता, क्योंकि एमिरेट्स और फ्लाई दुबई में ऑल्दो एक फ़्लाइट आप लगेज ट्रांसफ़र करवा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, बट उसके लिए मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि मेरी फाइनल डेस्टिनेशन दुबई नहीं है, जिस वजह से मुझे बोर्डिंग अलाउ नहीं की जाती। तो इन सब इश्यूज़ की वजह से मुझे अपनी जो लैंडिंग है फाइनल डेस्टिनेशन वो दुबई दिखानी थी, और उसके बाद मुझे लगेज का फिगर आउट करना था कि लगेज कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम विस्तारा टू जो मेरी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट है। और उसके लिए मैंने एक नई सर्विस वहाँ पर मुझे पता चली दुबई एयरपोर्ट पे होती है, मरहबा सर्विसेज, जिसको मैंने अवेल किया। और इन सब चीज़ों के बारे में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ।